जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। अमेरिका ईरान में शांति समझौते पर दोनों देशों के दावे में परस्पर विरोधी बयान आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बयान से ये आसार लग रहे हैं कि शांति समझौता बेहद करीब है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रविवार को शांति समझौते पर दस्तखत हो जाएगा। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि शांति समझौता आज यानी कि रविवार को साइन नहीं होगा। इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी नेता गलीबाफ में वर्चुअली बातचीत हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि समझौते पर ऑनलाइन सिग्नेचर होगा। दुनिया के सबसे अशांत और खतरनाक वॉर जोन यानी कि मिडिल ईस्ट के सबसे बड़ी और सबसे राहत भरी खबर आज आई है। बारूदी जंग यानी जल्द थमने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग को रोकने के लिए एक बड़ा शांति समझौता बिल्कुल तैयार है। अब इस पर दस्तखत होने वाला ही है। ट्रंप ने साफ कहा कि समझौते पर मुहर लगते ही दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के व्यापार के लिए खोल दिया जाएगा, जैसे ईरान ने करीब 106 दिनों से ब्लॉक कर रखा है। ट्रंप भले ही यह दावा कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि अमेरिका ईरान की कूटनीति जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि ट्रंप का करीब 70 दिन में यह 40 बार समझौते वाला बयान दावा अब तक आ चुका है। एक तरफ जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा कर रहे थे कि रविवार तक एक ईरान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, वहीं ईरान की तरफ से अब कोई सेट टाइमलाइन नहीं दी जा रही है। इसका स्पष्टीकरण और क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है कि ईरान कब इसे साइन करेगा। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो डायलॉग और नेगोशिएशंस और एक डील मेकिंग की जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने जा रही है। तो भले ही अमेरिका और ईरान के बयानों में विरोधाभास दिख रहा हो, लेकिन धरातल पर कूटनीति बेहद तेजी से चल रही, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के कद्दावर नेता और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ के बीच में लगातार उच्च स्तरीय बातचीत और ड्राफ्टिंग का काम जारी है। अब ऐसी खबर है कि दोनों नेताओं में वर्चुअली बातचीत भी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में बैक चैनल से डिप्लोमेसी जारी है। आपको बता दें कि दोनों देश के नेताओं ने शुरुआती समझौते के मसौदे को आगे बढ़ाया है। कतर के वार्ताकार तो सीधे विशेष विमान से तेहरान पहुंचे ताकि अंतिम विरोध यानी तिरोध को दूर किया जा सके, जितनी भी परेशानियां इस वक्त उनको दूर किया जाए। और शुरुआती शॉर्ट टर्म समझौते का मुख्य फोकस जंग को तुरंत रोकना है, अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील देना और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना है, जबकि परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल मुद्दों पर अगले 60 दिनों तक गंभीर चर्चा की जाएगी। वेंस और गलीबाफ की यह बातचीत ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दोनों देश शांति के बेहद करीब आज स्टैंडिंग साइन किया जाना है। उसमें भी 60 डेज का एक समय रखा गया है कि जिसमें कि परमाणु के जो विषय हैं उसके संदर्भ में और अन्य विषयों के संदर्भ में इंटेंस जो डायलॉग और नेगोशिएशंस होंगे। और जाहिर है कि ये जो अगर कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर साइन हो भी जाती है तो वो उसमें जो अनेक विषयों पर जो अभी बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी। 60 दिनों का समय तो दिया गया है, लेकिन जिस तरीके के कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं और विशेष रूप से जो न्यूक्लियर रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो उसके ऊपर भी, और अन्य जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज या अन्य जो ईरानियन एसेट्स इत्यादि से संबंधित जो विषय हैं सभी के ऊपर बातचीत की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रहने की संभावना दिखाई देती है। अब यहां यह भी समझने की जरूरत है कि ट्रंप समझौते पर जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट सभी देशों के लिए खोल दिया जाएगा और ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल 2015 में हुए JCPOA से भी की है। ट्रंप ने कहा कि बराक हुसैन ओबामा का ईरान के साथ समझौता JCPOA एटॉमिक वेपन तक पहुंचने का एक आसान और सरल रास्ता था, जिससे ईरान के पास 6 साल पहले ही परमाणु हथियार होते, जिसको वो अब तक इस्तेमाल भी कर चुका होता। ट्रंप ने इतना ही नहीं कहा, यह भी कहा कि ईरान के साथ मेरा समझौता बिल्कुल उसके उलट है, जिसमें ईरान में परमाणु हथियार न होने की पक्की गारंटी है। असल में अब उन्होंने परमाणु हथियार नहीं चाहिए और ना ही वो इसके हकदार हैं।
इसे खरीद कर, बनाकर या फिर किसी और तरीके से हासिल करेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है और बचे परमाणु सामग्री के बाद में निपटारा करने को लेकर भी बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि सही समय पर जब सब कुछ शांत होगा तब हम अपने B-2 बॉम्बर और बेहतरीन पायलटों की मदद से ईरान की सीमा में जाकर पहाड़ों के नीचे दबा कर रखी गई एनरिच्ड यूरेनियम को निकालेंगे और इसके बाद उसे ईरान या फिर अमेरिका में ही कहीं पर नष्ट कर देंगे। तो अमेरिका और ईरान में नया शांति समझौता क्या है? अहम सवाल यह है कि क्या इस पर दस्तखत जल्द होंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल ईरान के कच्चे तेल के निर्यात के 90% हिस्से को खार्क द्वीप तेल संयंत्र से नियंत्रित किया जाता है। ईरान की धमकी के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर हमले रद्द कर दिए हैं क्योंकि तेहरान के साथ एक अहम समझौता होने वाला है जो हफ्ते के अंत तक हो सकता है। इसके ठीक बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका के साथ समझौते के MOU पर हस्ताक्षर होने की स्थिति पहले से भी कहीं ज़्यादा करीब पहुंच चुकी है। और इसके बाद ट्रंप ने अराघची की इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा किया। बाद में ईरानी सरकारी मीडिया ने अमेरिका के साथ हुए एक दस्तावेज में शामिल की गई बातों का जानकारी शेयर कर दी, जिसमें बताया गया है कि समझौते में लेबनान को भी शामिल किया गया है, जहां इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा। इससे पहले ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान फर्जी खबरों को लीक करके, यानी कि फर्जी खबरों में लीक की है और जिससे असल में कुछ भी लेना देना नहीं है। और ईरान के नेताओं को ट्रंप ने जल्द ही अपनी हरकतें सुधारने की चेतावनी दी। इसके बाद ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा था कि समझौता ज्ञापन पर रविवार को हस्ताक्षर नहीं किया जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो इस संभावना से इनकार नहीं करते कि आने वाले दिनों में हो भी सकता है। और इसी बीच ट्रंप के पोस्टमैन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका ईरान समझौते के अगले 24 घंटे में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीदें हैं, जिसके तुरंत बाद शांति समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए जाएंगे और फिर अगले हफ्ते तकनीकी स्तर की बातचीत होगी। लेकिन ये नहीं बताया गया कि वार्ता कहां होगी। आपको बता दें कि ट्रंप पहले ये कह चुके हैं कि शांति समझौते पर दस्तखत यूरोप में होंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि भले ट्रंप शांति समझौते पर बड़ा दावा कर रहे हों, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के बयान से तो साफ लग रहा है कि यह समझौता होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। और इतना ही नहीं, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी कहा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही पर नजर रखने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए नियम लागू कर रहा। आगे चलकर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को दी जाने वाली सेवाओं के बदले टैक्स लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर शांति समझौते में अभी पेच है, अड़चन है। ट्रंप का 24 घंटे के डेडलाइन फिलहाल अधर में है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है। वो ईरान या फिर लेबनान में अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। और इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 29 गांव के लिए खाली करने की चेतावनी जारी भी कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इजराइल मोर्चे पर डटा रहा तो क्या अमेरिका ईरान की ये शांति वार्ता जो है वो स्थायी हो पाएगी। तो हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आप दोनों लोगों का स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा संजीव जी आपसे। सबसे आखिरी में जो हमने जिस बात का जिक्र किया कि इजराइल का वो अड़ियल रवैया जिस पे वो कह रहा है कि भाई इस समझौते में हम हैं नहीं, एक तरफ पाकिस्तान दावा कर रहा है कि बहुत जल्द होने जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इन बातों का जिक्र कर दिया गया, ईरान ने पहली बार कोई डॉक्यूमेंट इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर साझा किया है। एक होप तो लग रही, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि इजराइल की वजह से ये चीजें बिगड़ जाएं? देखिए, इस बात की आशंका जरूर है कि इजराइल के एक्शंस की वजह से इस पूरी बातचीत की प्रक्रिया में अड़चनें आ सकती हैं और रुकावट आ सकती है। इस बात को अमेरिका भी समझ रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर है कि इजराइल के ऊपर दबाव भी बनाने की कोशिश की है कि वो ऐसा न करे, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल रुकने नहीं जा रहा है और इजराइल के जो लेबनान में जो उसके जो हमले हैं वो आगे भी जारी रह सकते हैं। आज भी उन्होंने हमला किया है और उसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है संजय जी कि इजराइल में आने वाले समय में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अक्टूबर के पहले ये इलेक्शंस होंगे और ये इलेक्शंस सितंबर में भी हो सकते हैं, उसके पहले भी हो सकते हैं। तो जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी लिक्विड पार्टी है
यदि वो अपने एग्रेसिव पास्चर को में जरा भी अगर नरमी अगर लाएंगे और कहीं ज़्यादा वो वो झुकने के पास्चर को देंगे तो उनको इस इलेक्शंस में काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उनके जो नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन की पहले ही काफ़ी आलोचना होती रही है। उनके ऊपर कई केसेस भी चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के भी मामले हैं, अनेकों अन्य मुद्दे भी हैं कि जिनके के ऊपर उनको काफ़ी उनकी आलोचना इजराइल की डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में होती है। और ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ही मात्र विकल्प है कि वो जनता के सामने ये लेकर के जाएं कि हम ही इजराइल को डिफेंड कर सकते हैं। और हम जो आतंकवाद के खिलाफ हमने जो लड़ाई लड़ी, ईरान के खिलाफ, हमास, हिजबुल्लाह, हूती के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, वही उनका सबसे बड़ा इलेक्शन का जो आधार है, जिसके आधार पर वो इलेक्शंस में जाना चाहते हैं। हाँ। और वो उस आधार को जरा भी कमजोर नहीं देंगे, नहीं तो उसका खामियाजा ये होगा कि वो इलेक्शंस हारेंगे और इलेक्शंस हारने के बाद उनके ऊपर जो केसेस इत्यादि हैं वो ओपन होंगे और वो जेल में भी जा सकते हैं। तो वो जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्सन बेंजामिन नेतन्याहू का है, इसको अमेरिका भी मेरे असेसमेंट के मुताबिक समझ रहा है। इसी वजह से अब अमेरिका ज़्यादा इजराइल को उसमें शामिल नहीं करना देना चाहता। और एक तरह से मैं मानता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जरूर नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू रुकने वाले नहीं है। और नेतन्याहू का जो हमला इत्यादि ये कह के कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे वगैरह वगैरह, वो हमले जारी रखेंगे और वो प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन इसी वजह से अमेरिका ने एक तरह से इजराइल को वर्तमान समय में साइड लाइन करने का ही निर्णय लिया है। और मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के इंसिस्ट करेगा कि इजराइल क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। लेकिन ये जरूर है कि इजराइल के एक्शंस की वजह से जो तनाव है वो बढ़ सकता है। और यदि ईरान ने कुछ ज़्यादा लेबनान को डिफेंड करने की बातें कही तो फिर इसमें डील आने में अड़चन भी आ सकती है। और संभव है कि ये भी एक मुद्दा हो कि जिसकी वजह से ईरान कोई अभी टाइमलाइन नहीं दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि रविवार को आज ही साइन कर लेते हैं, कल ही साइन कर लेते हैं, लेकिन अभी IRGC लेड जो इस्लामिक रिजीम है वो अनेक तरीके की आशंकाओं में ग्रस्त है। और वो आशंकाओं में एक आशंका इजरायली एक्शंस को लेकर के भी है। तो ये देखिए, इजराइल के ऊपर दोनों की नज़र है। और इजराइल के एक्शंस मुझे लगता है कि आगे भी टफ एक्शंस होंगे उसके, और उसके जो एक्शंस लेबनान के खिलाफ हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ हैं, वो आने वाले समय में भी अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्सन्स की वजह से नेतन्याहू जारी रख सकते हैं। और उसको फेस करना ही होगा, यूएस को भी और ईरान को। नहीं, ये बिल्कुल सही आपने बात कही यूके देवनाथ साहब। लेकिन अगर मान लीजिए ये परिस्थितियां बनती है, सबसे पहले तो ये है कि क्या दुनिया के सामने, मेरा सवाल है, दुनिया के सामने खुशखबरी आने वाली है? क्या ईरान जो चाहता था, अमेरिका जो चाहता था कि इस युद्ध से वो किसी तरीके से निकल जाए, अब एक तरह से विन विन सिचुएशन की स्थिति पैदा हो गई है? ठीक है, अगर इजराइल इसमें अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रहा है तभी दुनिया के लिए ये तो कम से कम पॉजिटिव संकेत है कि युद्ध शिफ्ट होकर एक बार फिर से वो गाजा और इजराइल और लेबनान तक सिमट जाएगा। कम से कम ईरान, अमेरिका और ये मिडिल ईस्ट में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये इलाका पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये जो पहली बार डॉक्यूमेंट शेयर किया गया सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर चीज़ों को लेकर, ये बहुत अच्छे संकेत मिले हैं? संजय, देखिए, मैं आशावादी हूँ। ठीक है, काफी समय अभी भी बाकी है। भारत के मुकाबले जेनेवा की जो घड़ी है वो 6 घंटे पीछे है, तो कल सुबह तक जेनेवा में संडे है। इसी तरह से अमेरिका की घड़ी भारत के मुकाबले 12 घंटा पीछे है, तो कल दोपहर तक अमेरिका में संडे है। तो अभी बहुत समय है। और जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि संडे को ही करना है, उसका मतलब है मंडे को भी हो सकता है। G7 जाने के पहले डोनाल्ड ट्रंप दिखाना चाहेंगे G7 की मीटिंग में कि उन्होंने एक और जंग बंद करवा दी। उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस बार तो। देखो संजय, इनके 10 पॉइंट हैं, उनके 15 पॉइंट हैं। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, लेकिन हमेशा नेगोशिएशन में कहते हैं कॉमन मिनिमम एजेंडा। ईरान जो है वो कहता है ठीक है, मैं न्यूक्लियर बम बनाने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, बनाऊंगा भी नहीं। उसके बारे में डिस्कशन 60 दिन बाकी है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम ना बनाए, 400 किलो यूरेनियम जो है अमेरिका को सुपुर्द करते। ठीक है, उसके लिए भी 60 दिन का डिस्कशन टाइम बाकी है। क्या ऐसी चीज है कि पहला कदम है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एजेंडा के तहत आज से ही लागू हो सकता है? उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए, कोई तैयारी नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। एक फोन कॉल चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ से अमेरिकन की नेवी को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो।
ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी को हटा दो, बिल्कुल बस। और ईरान ने तो बार बार कहा कि उसके 5 मिनट के बाद वो भी अपने यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, जो कि ईरान में तो 5 मिनट क्या, वो एक वायरलेस का मैसेज चला जाएगा सारे IRGC के कमांडर्स को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। ये शुरुआती कदम अगले 6 घंटे में या अगले 12 घंटे में लेने की दरकार है। दोनों पक्षों को एक छोटा छोटा जो है ना कुछ पॉइंट्स, उनको ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा अगले 2-3 दिन के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, उसके बाद अगले 2-3 दिन, अगले एक हफ्ते तक हिजबुल्लाह और इजराइल की जो लड़ाई है उसके बारे में डिस्कशन चल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, वहां 1500 जहाज फंसे हुए हैं, वो आस्ते आस्ते बाहर निकलकर हिंद महासागर में आएंगे, वहां से अपने अपने देशों में चले जाएंगे। और अभी अरब सागर में कम से कम 250 जहाज ऐसे हैं जो कि पर्शियन गल्फ में घुसने के लिए तैयार हैं, जिनमें कि भारत के जहाज भी हैं। तो वो भी पर्शियन गल्फ में घुस जाएंगे के लिए 5-6 दिनों के अंदर। तो माहौल तैयार होगा सीरियस डिस्कशन के लिए। न्यूक्लियर डस्ट कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि 3 दिन में 24 दिन में डिस्कस कर लिया जाए। उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल, बहुत सारे SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। वो डिस्कशन 2 साल चलेगी। संजय देखो, मैं बता एक मोटा अंदाजा, चलो ईरान दवा में कह देता मैं न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाऊंगा, तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? किसी को तो जाके देखना पड़ेगा ना कि वो वाकई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। क्या इजराइल के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जाके ताक झांक करेंगे ईरान के अंदर कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है? सुरंगों हर सुरंगों को ढूंढ के एक एक सुरंग के अंदर ईरान कभी परमिट नहीं करेगा इजरायली साइंटिस्ट को ये सब चेक करने के लिए। दूसरी बात, क्या ईरान अमेरिकन साइंटिस्ट या न्यूक्लियर इंजीनियर्स को परमिशन दे देगा कि वो ईरान में आए, लैंड करें और ईरान की जितनी न्यूक्लियर लेबोरेटरीज हैं वहां जाकर हिसाब किताब पूछे कि अच्छा अमेरिका तो यही कह रहा है सर, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि हमारे B-2 बॉम्बर्स वहां पर जाएंगे और जो पहाड़ों के नीचे एनरिच्ड यूरेनियम है उसको नष्ट करेंगे, या तो ईरान या तो फिर अमेरिका करेगा। प्रोटोकॉल SOP फिक्स कौन करेगा? हाँ, तो हमारे दोनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं और जो समय बचा है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, इस पूरे माहौल को कहा जाए कि इस तरीके से भूमिका जो इस वक्त बनती दिखाई दे रही है पटरी पर लाने के लिए और अब सिग्नेचर तक बात पहुंच गई है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी मानी जाए? क्या पाकिस्तान की, दूसरे देशों की, या फिर दोनों मजबूर हो गए थे? यकीनन दोनों मजबूर हैं। पाकिस्तान की जो भूमिका है वो तो एक मैसेंजर की है, और जैसा कि आपने कहा पोस्टमैन की भूमिका है आपके जो रिपोर्ट में बताया गया। तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने एक फैसिलिटेशन का कार्य किया है, एक मैसेंजर का कार्य किया है, और वो भी इम्पॉर्टेंट कार्य है, उसको भी जरूर जो है उसका ड्यू रिकॉग्निशन होना चाहिए। लेकिन जो मुख्य इसमें जो भूमिका है वो जाहिर है कि उन दोनों राष्ट्रों की जिन्होंने कि 40 दिनों का लंबा युद्ध भी लड़ा और अभी भी ब्लॉकेड और काउंटर ब्लॉकेड करके बैठे हुए हैं, तो उनकी जो बढ़ती हुई जो मजबूरियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी मजबूरियां हैं और ईरान की जो इस्लामिक रजीम की अपनी मजबूरियां हैं, उन्होंने इसको इस बात के लिए उनको विवश किया है कि वो समझौता करें। और जाहिर है कि जो ऐसे राष्ट्र जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो आश्रित रहे हैं, चाइना, हमारा अपना राष्ट्र भारत भी, जो एशिया के अन्य देश हैं, जो यूरोपीय राष्ट्र हैं, जो जहाँ कहीं भी जो एक बड़ी डिपेंडेंसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर रही है, वो सभी राष्ट्रों ने उसको पुश भी किया है। और यदि कोई समझौता आज होता है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर ही मान लीजिए कोई साइन होता है और आगे 7 दिनों का निगोशिएशंस होते हैं, तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड होगा। और ये जो एक पहला स्टेप जो लिया गया था 8 अप्रैल को, जो एक सीज फायर को अनाउंस करके, और उसके बाद अब एक MOU पर साइन करना, ये उसी शांति को स्थापित करने की दिशा में और एक विश्वास बहाली को और एक नए स्टेटस को बनाने की दिशा में एक अगला कदम होगा, महत्वपूर्ण कदम होगा। और पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को वेलकम भी करेगा और अपेक्षा भी कर रहा है कि ये डील जो है, ये MOU साइन किया जाए। और यदि ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट माना जाएगा। लेकिन जो आने वाले जो 60 दिनों का जो समय है, और मेरे असेसमेंट के मुताबिक इशूज इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि वो 60 दिन तो मान लीजिए सबसे कम से कम समय है, वो एक लंबा भी चलने वाला प्रोसेस हो सकता है, वो महीनों वर्षों तक चल सकता है, तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन कम से कम एक जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का
के नॉर्मलाइजेशन की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि इससे ईरान भी बहुत प्रभावित है और जितने भी राष्ट्र हैं जो स्टेट ऑफ हार्मूज पर डिपेंडेंट थे वो सभी इससे बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित हैं। विश्व का 20% तक का जो व्यापार होता है वो प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल सही सर का आपने, समय खत्म हो चुका है, इसलिए बीच में सर मैं आपसे माफी के साथ समय खत्म हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देवनाथ साहब, मैं आपके पास भी आना चाह रहा था, चूंकि बराक ओबामा का जिक्र हुआ था, लेकिन फिर कभी इस बात का जिक्र करेंगे। सर, आप दोनों लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि अब आने वाले वक्त में कहा जा सकता है कि ये बहुत अच्छे संकेत मिल गए हैं कि युद्ध दरअसल बढ़ने के, एक्सकेलेट होने के बजाय अब वो एक तरह से नीचे जा रहा है, यानी उसका मीटर गिरता जा रहा, और युद्ध समाप्ति के पूरे संकेत हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन के भीतर ये घोषणा कर दी जाए, या फिर संभव है कि कल भी हो सकती है। धन्यवाद आप सभी का।